रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है? स्क्रीन शेयर है। रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है? स्क्रीन शेयर है, कंफर्म कर दो एक बार। टीचर आवाजটা পেলাম না তো, গেছে মেসেজ দেখো। यस मैम। अच्छा ठीक है। देखो हम लोग जो है एम लास्ट दिन हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट किया था। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डेटा अगर हम लोग ध्यान से देखें, किसी भी एक ऑब्जर्वेशंस में जितने भी डेटा होता है वो सब सेंटर की तरफ जो है वो सेंटर की तरफ क्लस्टर हो सकता है। मतलब नॉर्मली सेंटर की तरफ ही क्लस्टर होता है, जिसका हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था रियल लाइफ में कि कोई इंसान का हाइट बहुत ज्यादा भी नहीं होता है, बहुत कम भी नहीं होता है, मीडियम हाइट के लोग ज्यादा होते हैं। ठीक है, और वेट भी अगर देखें तो मीडियम वेट के लोग ज्यादा होते हैं, ओवर वेटेड या फिर अंडर वेट वाले पर्सन भी हमें कम ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कैसे मेजर करें, उसके लिए हमें अलग अलग स्टैटिस्टिकल जो है स्टैटिस्टिक्स में अलग अलग एवरेज, ठीक है, बेसिकली एवरेज कैलकुलेट करना है। अलग अलग एवरेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बचपन में तुम लोगों ने एवरेज यानी अरिथमेटिक मीन ही सीखा होगा, लेकिन मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये नया होगा हम लोग के लिए। ठीक है, अब जैसे स्टैटिस्टिक्स में ऑब्जर्वेशन क्लासिफाइड था, अनक्लासिफाइड यानी डिस्क्रीट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाला, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने अलग अलग फॉर्मूला एक एक चीजों को समझ के पढ़ा था। ठीक है, अब लास्ट दिन हम लोगों ने जो भी किया था उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि वो चीज रिकॉल हो जाए, उसके बाद हम लोग मीडियन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सेट बी से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आउट कर लेंगे कि हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सेट बी वाला क्वेश्चन लेते हैं। देखो सेट बी, ठीक है, लास्ट में सेट ए करेंगे क्योंकि सेट ए जो है वो थियोरिटिकल बेस्ड है। ठीक है, मतलब थियोरिटिकल क्वेश्चंस इसमें ज्यादा है, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब जाके हम लोग वो वाला सेट ए से करेंगे। ठीक है, सेट बी में देखो जैसे बोल रहा है पहला क्वेश्चन, इफ देयर आर 3 ऑब्जर्वेशंस देन द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर 3 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, इफ देयर आर 3 ऑब्जर्वेशंस, अगर 3 ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल है, यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रहा है, देन द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन क्या होगा। अच्छा, तो देखो यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं। ऑब्जर्वेशन को हम लोग एक से डिनोट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है, 15, 20 और 25। तो ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने लिखा 15, 20 और 25। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है, if there are 3 observations then sum of deviation of the observation from their arithmetic mean। तो अगर ये लाइन हम लोगों को पूरा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, इतना तो बोल रहा है डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस निकालना यानी गैप कैलकुलेट करना। ठीक है, तो डेविएशन कैलकुलेट करना है किसका, ऑब्जर्वेशंस का, किससे, उसके अरिथमेटिक मीन से, मतलब डिफरेंस निकालना है ऑब्जर्वेशंस का उसके अरिथमेटिक मीन से। तो सबसे पहला स्टेप होगा हम लोग को अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, अरिथमेटिक मीन ये कैसा हम लोगों का डेटा दिया हुआ है, ये हम लोग का दिया हुआ है जो डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, मतलब कोई फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर कंसेप्ट नहीं है। तो अरिथमेटिक मीन कितना आएगा, 15, 20, 25 डिवाइडेड बाई 3 करने पे अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो 20, 30 और ये हो गया 30 और 25 कितना होगा, আপনাদের কি এইটা কাজ করছে না এই প্রোফাইলটা? না ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম। হ্যাঁ এইটাও দেখাচ্ছে, সেটাই ভাবছি। এটা এটা তাহলে এটাকে সরিয়ে দেবো, হ্যাঁ আর একটা যে কোনটা সরাবো বলো তো, কোনটা একবার। আচ্ছা এটাতে অ্যাক্টিভ আছে এখানে, ঠিক আছে। यस मैम এখন ঠিক আছে। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हो गया 25, ये देखो 15, 20 और 25। ठीक है, सिंपल हम लोग इसका अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। ये हो गया 20, देखो
सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशंस का हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, ये सारे ऑब्जर्वेशंस का हम लोग का डिफरेंस निकालना है। अब डिफरेंस जब निकालते हैं तब दो डेटा चाहिए होता है कि एक डेटा से दूसरे डेटा का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालना है ऑब्जर्वेशन से उसके एरिथमेटिक मीन का, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, 15, 20 और 25। 15, 20 और 25 ऑब्जर्वेशन है, उससे डिफरेंस निकालना है एरिथमेटिक मीन का। मतलब यहाँ पर क्या होगा, x माइनस am, या फिर x बार भी बोल सकते हैं। एरिथमेटिक मीन को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं। ये सारी चीज हम लोगों ने लास्ट दिन देखा था, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका आंसर आ जाएगा, देखो -5, इसका आंसर 0, इसका आंसर +5, ठीक है। तो इसको, इसका फिर क्या करने बोला है, ये देखो जो डेविएशन निकलेगा ऑब्जर्वेशंस के साथ उसके अरिथमेटिक मीन का, उसका सम निकालने के लिए बोला है। सम यानी टोटल, ठीक है, एडिशन। तो अगर हम लोग इसका सम निकालते हैं, एक्स माइनस एरिथमेटिक मीन का हमें सम निकालना है, तो समेशन यूज कर सकते हैं। सम निकालने के लिए हम लोग कौन सा साइन यूज कर सकते हैं, समेशन, जिसे सिग्मा बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 0, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन ना सॉल्व नहीं करना था हम लोग को, ठीक है। मैंने ये बता दिया एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके, लेकिन ये क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था, देखो हम लोग लास्ट दिन जो क्लास कंप्लीट हुआ था वहां पर मैंने बोला था प्रॉपर्टीज ऑफ एरिथमेटिक मीन हम लोग पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम लोग का काफी ज्यादा क्वेश्चन आएगा। अभी तुम लोग का उतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन से ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक हम लोग का दिया हुआ था कि एक जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी ये भी था कि अगर हम लोग कभी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का एरिथमेटिक मीन निकालते, कैसा भी चाहे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन क्यों ना हो, जैसे देखो यहाँ पर ये मैंने एग्जांपल लिया था, ये नहीं, सॉरी, ये तो दूसरे वाले ये है सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर कांस्टेंट होगा तो एरिथमेटिक मीन भी उतना ही होगा। ये नहीं, ये वाला, ये देखो कोई भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लो, उसके एरिथमेटिक मीन से अगर उसके सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का हम लोग, ये एरिथमेटिक मीन आया था, डेविएशन निकालते हैं, तो उसका आंसर हम लोग का हमेशा 0 आएगा सम करने पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, तो ये देखो यहाँ पर 1 का आंसर ए, ठीक है, 1 का आंसर ए हो जाएगा। लेकिन ये करके नहीं देखना था, ये टाइम वेस्ट होगा ना। क्यों बोल रहे, क्योंकि हम लोगों को तो ये वाला याद रखना ही है। देखो ये जो प्रॉपर्टी है ये तो हम लोग को याद रखना ही है। क्या है प्रॉपर्टी, द एल्जेब्रिक सम। अगर हम लोग एल्जेब्रा में जैसे नॉर्मल हम लोग सम करते हैं, उसका अगर सम करते हैं, किसका सम करना है, डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस किसी चीज का तो कैलकुलेट हुआ होगा, किस चीज का डिफरेंस, ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एरिथमेटिक मीन, ये ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। तो इसे बिना सॉल्व किए ही हम लोग को आंसर देना चाहिए ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसीलिए सॉल्व करना जरूरी नहीं है, प्रॉपर्टी तो याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बाई चांस भूल जाते हो एग्जाम में तो क्या कर सकते हो, तब करके देख लेना, ठीक है। भूलना तो नहीं चाहिए, देखो याद बार बार हम करवा रहे हैं एक ही चीजों को, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है वो बोल भी रहे, तो तुम लोग याद रखो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मीडियन आ जा रहा है। मीडियन तो अभी हम लोगों ने किया नहीं है, तो ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, मोड आ रहा है, जीएम आ रहा है, हार्मोनिक मीन आ रहा है, एम जीएम, एम एचएम, क्वार्टाइल डिवीजन, डिसाइल, हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये एरिथमेटिक मीन यानी लास्ट क्लास से रिलेटेड है, तो सेट बी का ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। गुड मॉर्निंग गुड मानसी। मॉर्निंग मैम। अच्छा गुड अब मॉर्निंग देखो, मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज थोड़ा सा कट रहा है। अच्छा देखो, इफ देयर आर टू ग्रुप्स कंटेनिंग 30 एंड 20 ऑब्जर्वेशन, ये कौन सा वाला है, जब भी ग्रुप का बात होगा, और आगे पढ़ लेते हैं, एंड हैविंग 50 एंड 60 एज एरिथमेटिक मीन, मतलब ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है। कंबाइंड मीन क्यों है, क्योंकि
एक हम लोग को सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं दिया है, 2 ग्रुप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया है, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन में 30 एक जगह पे 30 ऑब्जर्वेशन है, दूसरे पे 20 ऑब्जर्वेशन है, तो 30 और 20 को हम लोग क्या बोलेंगे, 30 और 20 को हम लोग बोलेंगे N1 और N2, क्योंकि जब हम लोग एरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस को ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय जितने सारे ऑब्जर्वेशंस है, तो ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया डिवाइडेड बाय जितने सारे ऑब्जर्वेशन है, जस्ट लाइक दैट कि यहाँ पर भी दो ग्रुप में 30 और 20 ऑब्जर्वेशन है, तो ये 2 ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन कंटेनिंग इतने सारे ऑब्जर्वेशन, मतलब ये N1 है 30, ठीक है, और N2 है 20, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन ही तो बोल रहा है देयर आर 2 ग्रुप्स कंटेनिंग 30 एंड 20 ऑब्जर्वेशन, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या 30 को N1 और 20 को N2 ऐसा ही मानना जरूरी, हम लोग इसको N2 इसको N1 नहीं मान सकते, मान सकते हो, लेकिन देखो नॉर्मली क्या है कि हम लोगों को पहला डेटा 30 मिला तो पहले को N1 से ही डिनोट करेंगे, दूसरे को N2 से ही डिनोट करेंगे ना। अब एक मतलब पहला वाला N2 दूसरा वाला N1, ये तो खुद ही का कंफ्यूजन होगा, तो बेटर ये है कि पहला जो मिल रहा है उसे N1, दूसरा जो है उसे N2, ठीक है। अब बोल रहा है हैविंग 50 एंड 60 एज एरिथमेटिक मीन्स, बोल रहा है ये ऑब्जर्वेशंस का ऑलरेडी एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट हो चुका है। एरिथमेटिक मीन को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रुप है तो एरिथमेटिक मीन भी 2 बार निकला होगा, तो एक को क्यों ना हम लोग x1 नाम दे दे और दूसरे को x2 नाम दे दे, और इसका डेटा भी गिवन है 50 एंड 60, ठीक है। ये हो गया 50 और ये हो गया 60। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंबाइंड मीन किया था, ये देखो ये हम लोगों ने कंबाइंड मीन कहां पर किया, ये रहा, देखो मैंने 14 पॉइंट, ये देखो कंबाइंड मीन पहले मैंने फॉर्मूला लिखवाया, फिर उसको मैंने नॉर्मल तुम लोग को बताया था कि कैसे करके हो रहा है, इंडिविजुअली कैलकुलेट करके, फिर उसी चीज को मैंने फॉर्मूले से भी तुम लोग को यहाँ पर दिखा दिया था। ये देखो ये फॉर्मूला से मैंने दिखाया था कि फॉर्मूला कैसे बना है, ठीक है, और ये नॉर्मल कैलकुलेट करके दिखाया था, वही चीज हम लोग अभी कर रहे हैं कंबाइंड मीन में। तो ये देखो हम लोगों का ये सारा डेटा मिल गया है। फाइंड आउट करने क्या बोला है, फाइंड आउट करने के लिए बोला है कंबाइंड एरिथमेटिक मीन, मतलब कैपिटल एक्स बार बोल सकते हैं, या फिर इसमें सी लिख दो, दैट इज कंबाइंड एरिथमेटिक मीन, कंबाइंड एरिथमेटिक मीन। तो देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस का क्या करना पड़ता है, टोटल, तो ऑब्जर्वेशन का टोटल देखो, ये ऑब्जर्वेशंस कैसे मिलेगा, पहला बात ये है, नॉर्मली हम लोग जब मीन निकालते क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो हमारे पास इकट्ठा है, क्योंकि कंबाइन का मतलब इकट्ठा है ना, तो N1 प्लस N2 फॉर्मूला ऐसे याद रखो, और ऊपर क्या लेना होता है, टोटल सम, ठीक है। अच्छा ये तो एवरेज है, मतलब 30 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज वैल्यू 50 है, तो इसका टोटल कितना आया होगा, कैसे निकालेंगे, तो ये देखो ऐसे होगा ना, N1 इंटू x1 बार, इसका रीजन क्या है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मैम। N2 x2 बार, ठीक है, N2 इंटू x2 बार। अब इसका लॉजिक क्या था, देखो अगर हम लोगों को x बार का मतलब नॉर्मली जब कंबाइन नहीं होता है हम लोग क्या करते हैं, जितने सारे ऑब्जर्वेशन है उसका टोटल डिवाइडेड बाय n करते हैं, तो अगर इस ग्रुप के लिए हम लोग ध्यान दे तो ऑब्जर्वेशन 50 है, ठीक है, और ये नहीं पता n हम लोग को पता है कितना 30, ठीक है, सिर्फ इस ग्रुप के लिए, तो समेशन x यानी टोटल ऑफ द ऑब्जर्वेशन ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 50, तो फॉर्मूला भी तो हमें यही बता रहा है ना, देखो फॉर्मूला में जब हम लोग N1 इंटू x1 बार कर रहे हैं मतलब 30 इंटू 50 करेंगे, ये चीज मैंने लास्ट दिन भी समझाया था, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, समेशन, ठीक है, टोटल ऑफ वन ग्रुप, ऐसे ही टोटल ऑफ सेकेंड ग्रुप मिल जाएगा, और कंबाइन का मतलब है दोनों ग्रुप का टोटल डिवाइडेड बाय जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इन बोथ ग्रुप, ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो ऐसे ही देखो मैंने लास्ट दिन भी इसी तरीके से स्प्लिट करके ही बताया था, ठीक है, तुम लोग को एग्जाम में इतना सब डिटेल्स तो लिखने का जरूरत नहीं है, तो हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, तुम लोग बस फॉर्मूला याद रख के कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 30 इंटू 50 प्लस 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो गया, ये हो गया सम ऑफ वन ग्रुप, ये हो गया सम ऑफ अदर ग्रुप, मतलब ये वाला टोटल दो ग्रुप में मिला, तो क्योंकि ये दोनों को हम लोग मिला रहे कंबाइन कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को भी हम लोगों को एक साथ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 1500 प्लस 1200 डिवाइडेड बाई 50, अब चेक कर लो कितना आ रहा है, 2700 डिवाइडेड बाई 50, देखते हैं कितना होता है, 2700 डिवाइडेड बाई 50,
अच्छा ये 54 आएगा क्या, चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन। हाँ है, ऑप्शन सी है, 10 का ऑप्शन सी, यानी 54 आ रहा है। ठीक है, तो ये 54 आ गया, 10th नंबर का ऑप्शन सी आ गया। ठीक है, मैंने 1 के बाद 10 इसीलिए करवाया क्योंकि मिडिल का जो क्वेश्चन है वो हमारे अरिथमेटिक मीन को रिलेट नहीं कर रहा है, मीडियन वगैरह का क्वेश्चन है, वो तो नहीं करवाया ना, लास्ट दिन जो करवाया उसी पे हम लोग अभी क्वेश्चंस देख रहे हैं कि एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, बोल रहे हैं कि एवरेज सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इज 10,000 एंड दैट ए ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर इज 15,000, यानी ये भी ग्रुप, दो ग्रुप में डिवाइडेड है। ठीक है, यानी कंबाइंड मीन का क्वेश्चन होगा जब भी दो ग्रुप में ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड किया जा रहा है। तो ग्रुप का नाम क्या है, एक है स्किल्ड वर्कर, एक है अनस्किल्ड वर्कर। कंबाइंड सैलरी इज 12,000, यहां पर दे दिया है कंबाइंड सैलरी 12,000 दे दिया है। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर का परसेंटेज क्या है ये पूछ रहा है। देखो अब तुम लोग सोचोगे ये परसेंटेज ये कोई नया चीज आ गया, नहीं, नया चीज क्या है, हम लोग को पर्संस जितने सारे हैं उसको परसेंटेज में बताना है। ठीक है, जैसे देखो ग्रुप में कितने सारे ऑब्जर्वेशंस है वो हम लोग नंबर में बताते हैं, नंबर को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, कर ही सकते हो। जैसे मान लो तुम लोगों का जो 4 पेपर है उसमें जिसको जितना भी मिला, इंडिविजुअली पेपर का वैल्यू भी बोल सकते हो, और अगर पूछा जाए परसेंटेज में बताओ तो भी बोल सकते हो कि परसेंटेज के बेसिस पे कितना मिला, ये कोई नया चीज तो है नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग को बोला है एवरेज सैलरी, क्वेश्चन में बोल रहा है एवरेज सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर 10,000। तो यहाँ पर हम पहले ग्रुप लिख लेते हैं, ग्रुप दो है, एक ग्रुप का नाम है अनस्किल्ड और दूसरा है स्किल्ड। जो पहले डेटा दिया हुआ है पहला नाम मैंने वही लिखा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अचानक स्किल्ड लिख दो फिर अनस्किल्ड लिख दो, फिर डेटा कैलकुलेट करने में इधर उधर कर दोगे। तो जो पहले लिखा हुआ उसको पहले लिखो, अनस्किल्ड वर्कर। अनस्किल्ड वर्कर का एवरेज सैलरी, एवरेज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, बार से डिनोट करते हैं, लेकिन ये ग्रुप में 10,000 जो है ये अनस्किल्ड वर्कर का है, तो अनस्किल्ड वर्कर का है तो इसे हम लोग x1 बार से डिनोट कर सकते हैं, इस ये क्वेश्चन में गिवन है 10,000। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है स्किल्ड वर्कर का है 15,000 यानी x2 बार, क्योंकि ये भी एवरेज सैलरी है 15,000। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर, और इसके पहले बोला है कंबाइंड सैलरी 12,000 दे दिया, बोल रहा है परसेंटेज ऑफ स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर और नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर कितना है, नंबर पता चलेगा तो परसेंटेज भी निकाल लेंगे। तो ये हम लोगों ने एजम्पशन ले लिया कि नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर n1 है और नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर n2 है। अब कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है कि दो जो भी ग्रुप है उसको कंबाइन करो। तो मीन निकालने का तरीका नीचे क्या होता है, जितने सारे ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन n1 n2 है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किस चीज पे किया गया है, वर्कर कितने लोग स्किल्ड वर्कर है कितने अनस्किल्ड वर्कर है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऊपर क्या आ जाएगा टोटल, एवरेज करने से क्या आता है ऑब्जर्वेशंस का टोटल, ऑब्जर्वेशंस का टोटल कैसे निकालेंगे, ऑब्जर्वेशन का एवरेज दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है n1 इंटू x1 बार, अभी अभी इसका लॉजिक बताया, लास्ट दिन भी बताया था, देखो n1 इंटू x1 बार, ये करने से हमें क्या मिलेगा, टोटल मिल जाता है, टोटल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा n2 इंटू x2 बार। ठीक है, अब ये टोटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। अब क्वेश्चन में हमारे पास अवेलेबल क्या है, देखो कंबाइंड सैलरी दे दिया है 12,000, मतलब ये हम लोग के पास अवेलेबल है। अच्छा, n1 नहीं पता, x1 बार हम लोग को पता है 10,000, n2 हम लोगों को नहीं पता, x2 बार हम लोग को पता है 15,000 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 12,000 n1 प्लस n2, हम एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहे हैं, चाहे तो ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं लेकिन हम समझाने के लिए कर दे रहे हैं। 10,000 n1, ठीक है, 10,000 n1 प्लस 15,000 n2। अच्छा, अब ये फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 12,000 n1 प्लस 12,000 n2 इक्वल टू 10,000 n1 प्लस 15,000 n2। गुड आफ्टरनून हर्षद। गुड आफ्टरनून मैम। 15,000 n2, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करें, किसी भी एक तरफ n1 लेके जाते, किसी भी एक जगह पे n2, तो इधर हम n1 रख रहे हैं, 12,000 n1 ये इधर लेके आते हैं, 10,000
N1 इक्वल टू 15,000 N2। इससे क्या होगा, माइनस का झमेला नहीं होगा, नहीं तो अगर N2 इधर लाओगे ना फिर माइनस का झमेला हो। N2, अब ये दोनों को डिफरेंस देख लेते कितना हो गया, 2000 N1, ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 3000 N2। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दोनों तरफ देखो इक्वल अमाउंट पे जीरो है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई ऐसे भी तो कर सकते हैं, 2N1 इक्वल टू 3N2, आराम से ये लिख सकते हैं 2N1 इक्वल टू 3N2। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग को रेशियो के पैटर्न में हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखो N1/N2 कितना लिखेंगे, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 2/3। क्यों? क्योंकि n के साथ N1 के साथ 2 है और N2 के साथ 3 है। लेकिन लॉजिक ये थोड़ी ना है, अगर ऐसा ही है तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये तो 3N1 आ जाएगा। हम लोग तो इसको जस्ट इस पैटर्न में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो डेटा ही चेंज नहीं हो जाना चाहिए, बिकॉज 2N1 और 3N1 ये कोई सेम मैटर तो है नहीं। ठीक है। तो जब लिखते हैं हम लोग ऐसा लिख देते हैं, मतलब मैंने बहुत से लोगों को देखा है ऐसा लिख देते हो, शायद तुम लोग भी लिख देते होगे या नहीं लिखते होगे, जो भी हो। तो यहाँ पर ऐसा सोच के लिख देते हैं हम लोग, ये 2 है ये 3 है तो ये 2N1 है तो यहाँ 2 लिख दो, लेकिन ये तो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन है, ये इसके साथ इक्वल थोड़ी ना है कि हम लोग लिख दे। तो हमें कैसे लिखना चाहिए, तो देखो सही कैसे लिख सकते हो, गलती ना किए जो भी लिखो क्यों ना, तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके चेक कर लेना। देखो N2 इंटू 3 है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ऐसा होने वाला है। ठीक है। तो N1 में क्या क्रॉस होना चाहिए, 2, और N2 में क्या क्रॉस होना चाहिए, 3। तो ऐसे करके लिखोगे तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है। तो हम ये एरो हटा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने 3/2। जब भी ऐसे चीजों को स्प्लिट करो चेक करके देखना कि अगर गलत लिखे हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से ये मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, अब इस ये करके क्या फायदा, देखो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि कितने स्किल्ड वर्कर है उसका परसेंटेज में बताना है आंसर। ठीक है। तो ये देखो ये एक रेशियो में आ गया, N1:N2 हम लोग बोल सकते हैं ना, डिवाइड मतलब तो ये इस टू से, यानी रेशियो के साइन से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला है परसेंटेज में बताना है, तो टोटल 100 होता है परसेंटेज के केस में, इनटू ये कितना है 5, रेशियो कैसे निकालते, 3 + 2 5। अब किसका परसेंटेज निकालने के लिए बोला है, स्किल्ड वर्कर का। ठीक है। और स्किल्ड को हम लोगों ने किससे डिनोट किया है, N2 से। तो यहाँ पर मुझे N2 यानी कि 2 लिखना चाहिए, तो इससे पता चलेगा कि कितना हम लोग का परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर है। तो ये हो गया 40% आ रहा है। हाँ, ये देखो 5 से डिवाइड करने से 20 × 2 40% आ रहा है। चेक करते हैं 40% का ऑप्शन है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन तो है, 11 का ए हो जाएगा। ठीक है, 11 का है। तो ये देखो हम फिर से एक बार बता देते हैं, यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा स्टेप्स किया है, इतना स्टेप्स का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से तुम लोग यहाँ आ सकते हो। ठीक है। उसके बाद ये लाइन आ सकता है, लेकिन मैंने एक बार दिखा दिया कि अगर किसी को भी स्टेप मतलब छोटा छोटा स्टेप में दिखा दिया ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। स्टेप जंप करने पे किसी को अगर प्रॉब्लम होता है तो अनस्किल्ड वर्कर का और स्किल्ड वर्कर, दो ग्रुप ऑफ वर्कर है जिनका एवरेज सैलरी हम लोग को बता दिया है, और पूछा है कि स्किल्ड वर्कर कितने परसेंटेज में है, तो कंबाइंड सैलरी भी बता दिया था। तो क्योंकि ये दो ग्रुप में बटा हुआ है ऑब्जर्वेशंस, तो ये इसका मतलब हम लोग का कंबाइंड मीन का ही क्वेश्चन है। ठीक है। क्योंकि एवरेज सैलरी बता रहा है और कंबाइंड सैलरी बता रहा है, तो ये पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है। अब फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला का लॉजिक भी मैंने लास्ट दिन भी बताया, आज भी बताया। ठीक है। अब यहाँ पर जो भी डेटा अवेलेबल था उससे कैलकुलेट करके हम लोग का यहाँ तक पहुंच गया, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। ठीक है। अब N1/N2 कैसे लिखना है वो भी मैंने एक बार बता दिया, ये अगर गलत होता है तो इसके बाद यहाँ से हम लोग देखो जो डिवाइड फॉर्मेट है उसे हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो का मतलब डिवाइड करना ही होता है। तो ये मैंने रेशियो फॉर्मेट में लिख दिया कि अनस्किल्ड और स्किल्ड वर्कर का रेशियो है 3:2, यानी इसका मतलब ये 2/5 क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर टोटल 3 + 2 5 टोटल वर्कर्स है, तो आप मतलब 5 वर्कर्स में 2 नंबर ऑफ वर्कर्स 2 जो कि स्किल्ड है, आउट ऑफ 5 2 स्किल्ड है। ठीक है। तो आउट ऑफ 100 कितने होंगे, तो इंटू 100, आउट ऑफ 100 कितने होंगे इंटू 100 करने से यहाँ पर आ जाता है 40%। ठीक है। क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर परसेंटेज में आएगा, और ये इसीलिए किया गया क्योंकि परसेंटेज में पूछा था। ठीक है। तो इससे हम लोग का ऑप्शन जो है ए कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अब 12th नंबर का जो क्वेश्चन है इस पे टॉपिक हम लोगों ने भी किया नहीं है, 13 भी नहीं किया है, 14 भी नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, 15 नंबर वाला। ठीक है।
15 नंबर वाला एरिथमेटिक मीन से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या बोला है, इफ वेरिएबल एज्यूम्स द वैल्यूज 1 2 3 डॉट डॉट करके 5, ठीक है। बोल रहा है कि वेरिएबल्स यानी एक्स, वेरिएबल्स को स्टैटिस्टिक्स में एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स जो है वो अगर हम लोग का एक्स का वैल्यू कितना बोला है, एक्स का वैल्यू बोल रहा है 1 2 3 डॉट डॉट 5, 1 2 3 डॉट डॉट 5, मतलब इसके बाद तो 4 ही आएगा ना, 5 तक लास्ट है तो हम लोग 4 लिख सकते हैं। अगर बहुत सारा गैप में डेटा होता है तो शायद हम लोग लिख नहीं पाए, क्योंकि 1 2 3 पे डॉट डॉट देके 5 दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 होगा, ठीक है। बीच वाला डेटा जो है ये हम लोग का 4 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखते हैं फ्रीक्वेंसीज बोला है, फ्रीक्वेंसी मतलब एफ, ये भी सेम डेटा बोला है 1 2 3 डॉट डॉट करके 5, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन यानी कि एवरेज, ठीक है, एक्स बार से डिनोट होता है। और एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, जब हम लोग का फ्रीक्वेंसी रहता है, देखो लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने ये सब पढ़ा था तब फ्रीक्वेंसी को मैंने यहाँ पर अलग से भी समझाया था। ये देखो फ्रीक्वेंसी जब आ जाता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था 3 10 2 14 16 18 20। तो अगर हम लोग इस तरीके से करें तो भी हम लोग का आंसर जो आएगा, इसकी जगह हम लोग ये मान लेते हैं कि अगर 10 को हम लोग 3 टाइम्स ऐड करने की जगह 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी हमारा सेम आंसर आएगा। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करने के 14 को 2 टाइम ऐड करने की जगह अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो भी हम लोग का सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाई 9 किए थे। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या निकल के आया था कि अगर हम लोग का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमें एफ एक्स निकालना पड़ेगा। क्यों, सिंपल सा बात है, 10 3 टाइम्स है, 14 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब टोटल वेरिएबल्स कितने हो गए, ऐड करने से 9 हो गया, और यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। तो सेम उसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर करेंगे एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं एफ एक्स, तो ये कितना हो गया, 4 + 1 5, 5 और 25 30, 30 और 9 39 + 16, 39 + 16, तो टोटल हो रहा है 55। यहाँ पर लिख लिया 55। और ए यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15। अब 15 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो ये कुछ आ रहा है 3.66, चेक करते हैं, 3.666 ऐसे आ रहा है, 3.666। इसके ऊपर ऐसे लगा दो, जब रिपीटेड एज इट इज डेटा जैसे 666 ऐसे करके आ रहा है तो हम लोग इसके ऊपर ये साइन लगाते हैं, मतलब ये इनफाइनाइट चलते जाएगा, ठीक है। तो आंसर दिया है हम लोग का, अच्छा आंसर जो है मुझे लगता है ये होगा ऑप्शन ए। एक्चुअली यहाँ पर डिवाइड नहीं किया है, किस तरीके से कैलकुलेट किया है देखो, यहाँ पर अगर हम लोग इसको 5 से कैलकुलेट करते हैं 11 और डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, तो पॉइंट के जगह ऐसा क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग अगर ये कर लेते हो तो तुम लोग को क्या करना चाहिए, ऑप्शन को इस तरीके से चेक करना चाहिए, 11 डिवाइडेड बाय 3 करके देखो, सेम आंसर आ रहा है ना, ठीक है। अब हम लोग को क्या पता कैसे करके आंसर दिया हुआ है, वो तो चेक करने पे पता चलेगा। अगर ऐसे कर लिए हो तो कोई बात नहीं, 11/3 पे चेक करके देखो तो पता चल जाएगा कि सेम तरीके से आंसर आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 15th नंबर। अच्छा, अब 16th मीडियन का है जो मैंने अभी तक नहीं करवाया है। यहाँ पर ये 17 एम का है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अभी तक इसका कंसेप्ट नहीं बोला है, जब बोलेंगे तब करवाएंगे। 18 19 20, अच्छा अब ये देखो 20 तक हम लोग का सब एम जीएम का ही क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद है मीडियन, है मीन मोड, मीन मोड तो मैंने करवाया नहीं, मीडियन। इसके बाद मोड है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर ये वाला कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये शायद हो जाएगा। क्वार्टाइल हम एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं, ये भी मीडियन का क्वेश्चन बोला है, ये भी मीडियन का मोड का बोला है, बस एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये हम लोग जो है एरिथमेटिक मीन से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये शायद एरिथमेटिक मीन से हो जाएगा। अच्छा, देखते हैं क्या बोला है, बोल रहा है कि डेटा रिलेटिंग टू डेली वेजेस
ऑफ 20 वर्कर आर सोन बिलो, ठीक है। तो डेली वेजेस मिलता है जिनको, उनका डेटा दिया हुआ है, कितने वर्कर का दिया हुआ है, 20 वर्कर का दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करने के लिए देखो ये जो है ये वेजेस दे दिया है। अब क्या बोल रहा है, द एम्प्लॉयर पेज बोनस अमाउंटिंग 100, 200, 300, 400, 500 टू द वेज अर्नर इन द वेज ग्रुप 50 एंड नॉट मोर देन 55 and not more than 60 and so on, and lastly 70 and not more than 75 during the festive month of October, ठीक है। हम समझाते हैं, देखो पहले तो हमें 20 वर्कर का जो है वेजेस दे दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ये क्या दिया है, 20 वर्कर का हमें वेजेस दे दिया। फिर बोल रहा है वेजेस मतलब जो डेली बेसिस पे मिलता है। फिर क्या होता है, जब भी कोई ऑकेशन वगैरह होता है, ज्यादा काम करवाया जाता है वर्कर से, तो उनको क्या दिया जाता है, उनको दिया जाता है बोनस, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बोनस के लिए सोच रखा है, ठीक है। बोनस कैसे देने का सोचा है, उन्होंने बोनस देने का सोचा है 100 रुपीज, 200, 400, 500, ठीक है। तो वेजेस का जो ग्रुप डिवीजन है, सॉरी बोनस कैसे बोला, या तो 100 रुपीज का बोनस मिलेगा किसी को, या 200, 300, 400 या फिर 500 टू द वेज अर्नर इन द वेज ग्रुप ऑफ। अब देखो 100 जो है बोनस वो किनको मिलेगा, जिनका वेजेस जो है 50 एंड नॉट मोर देन 55 के अंदर है, मतलब जिनको वेजेस 50 से लेके 55 के अंदर मिलता है, ठीक है, उनका जो बोनस है वो 100 होगा। 55 एंड नॉट मोर देन 60, जिनको वेजेस 55 से लेके 60 के बीच का मिलता है, उनको जो है बोनस मिलेगा 200, ठीक है। मतलब उसके बाद वाला एंड सो ऑन, सो ऑन मतलब इसके बाद चलेगा। तो 50 से 55, फिर 55 से 60, तो नेक्स्ट वाला क्लास इंटरवल क्या होना चाहिए ये बताओ, तब ना जाके क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। बोलो फिर नेक्स्ट वाला क्लास इंटरवल कितना होना चाहिए, बोलो। नॉर्मल कंसेप्ट के साथ ही तो होगा ये वाला। 60 से 65। हाँ 60 से 65, इस तरीके से हम लोग को क्लास इंटरवल जो है करते जाना है, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग लिखते हैं 50 से 55, तो ये क्या है, ये हम लोग का वेजेस। तो कॉलम का नाम कैसा होना चाहिए, वेजेस के हिसाब से बोनस मिलेगा, ठीक है। यही तो कंसेप्ट हो गया कि वेजेस के हिसाब से बोनस मिलेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, पहला है ये सेट सी का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया मैंने। यहाँ पर लिखेंगे वेजेस, हम लोग का वेरिएबल क्या है, वेजेस है रुपीस में। अब वेजेस और यहाँ पर लिखेंगे बोनस, ठीक है, बोनस। तो 50 से 55 जिनका वेजेस रहेगा, उसके बाद 55 से 60, उसके बाद 60 से 65। अच्छा कहाँ तक लिखना पड़ेगा, ये कैसे पता चलेगा, देखो मिनिमम से लेके, मिनिमम वेजेस कितना है 50, और मैक्सिमम वेजेस देखते हैं कितना है। मैक्सिमम वेजेस देखो 7 डिजिट मुझे दिख रहा है, मतलब डिजिट के आगे 74, ये मैक्सिमम दिख रहा है मुझे। देखो बाकी 74 से नीचे ही है, 63, 69, 55, 60, 58, 63, देखो एक भी 7 वाला है ही नहीं, है ना। मतलब हमें 74 तक जो है ये बाइफर्केशन लिखना चाहिए, ठीक है। ये ग्रुप उतना तक हमें लिखना चाहिए। तो 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, उसके बाद कितना आ जाएगा 60 से 65, फिर 65 से कितना आएगा 70, फिर 70 से कितना आ जाएगा 75, तो कवर हो गया। देखो 74 ही जो है हाईएस्ट वेजेस था, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या बना लेंगे, अपना क्लास इंटरवल। अब उसके बाद देखो बोनस कैसे मिलेगा, 100, 200, 300, 400, 500, तो इन ग्रुप वालों को मिलेगा 100। आगे देखो, आगे 200, 300, 200, 300, 400, और यहाँ पर बोला है 400 के बाद 500, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या बोला था वो भी देखो, क्वेश्चन में बोला था कि ये देखो 55 एंड नॉट मोर देन 60 एंड सो ऑन एंड लास्टली 70 एंड नॉट मोर देन 75। तो देखो लास्टली यानी लास्ट वाला हम लोग का वही आया 70 से लेके 75, ठीक है। अगर ये लैंग्वेज नहीं भी बोलेगा, हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, मिनिमम से लेके स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम तक जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम तक। अब मैक्सिमम 74 है, तो फिर 75 क्यों लिखा था कि क्लास लेंथ इवन रहे, कैलकुलेशन
कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज बोनस पेड पर वेज अर्नर, कितना एवरेज बोनस दिया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या निकालना है, इस डेटा से एवरेज निकालना है। ठीक है, इस डेटा से एवरेज निकालना है। तो एवरेज का देखो यहाँ पर, एवरेज कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग का जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसा होगा, स्टेप डेविएशन मेथड से कर सकते, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग मीड वैल्यू निकाल के कर सकते हैं, या फिर हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से कर सकते हैं, आइदर मीड वैल्यू निकाल के या स्टेप डेविएशन। ये सारी चीज हम लोग लास्ट दिन कर चुके हैं। अच्छा, अब हम लोग के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए। देखो, ये तो बोनस मिला, हम लोग को क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए कैसे, सबसे पहले टैली मार्क लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली तो दिया नहीं है, तो बनाएंगे टैली मार्क। टैली मार्क बनाएंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे फ्रीक्वेंसी। टैली मार्क के हिसाब से फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। टैली मार्क कैसे लगाया जाता है, हम लोग अपने जो क्लास इंटरवल है उस हिसाब से जो है टैली मार्क को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 50 जो है ये कहां पर जाएगा, 50 चला जाएगा हम लोग का, यहाँ पर आ जाएगा। 50 कहाँ बिलोंग करेगा, वही हमें फाइंड आउट करना होता है। 55 बोलो, 55 कहाँ लगाए, 55 यहाँ होना चाहिए कि यहाँ होना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव पढ़ा था ना। 55 कहाँ लगाना चाहिए, ये तो ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल है, तो मुझे बोलो 55 कहाँ आएगा, इसमें आएगा कि इसमें आएगा, 50 से 55 में आएगा कि 55 से 60 में आएगा, बताओ। कॉपी देख के ही बता दो, इतना जल्दी भूल जा रहे हो, कॉपी देख के ही बताओ। बोलो 55 कहाँ पर आएगा, 55 से 60 में। 55 से 60 में आएगा। ये कौन सा वाला है, ये हम लोगों का ओवरलैपिंग है, तो हाँ सही हो रहा है। ओवरलैपिंग है तो ये हम लोग का कहाँ आना चाहिए, इसका कंफ्यूजन होता है तो ये हमेशा यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, जो हम लोग का अपर क्लास लिमिट होगा वो हम लोग का, मतलब किसी भी क्लास इंटरवल का जो लोअर क्लास लिमिट होगा वो अगर क्लैश कर रहा है, देखो क्योंकि कंफ्यूजन है, 55 यहाँ भी लग रहा है यहाँ भी लग रहा है, इस तरीके के क्लास इंटरवल को क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल। उसमें मैंने क्या बोला था कि ये वाला जो डेटा है, देखो 50 और 60 में तो कोई क्लैश नहीं, इन दोनों में 55 में क्लैश है, तो 55 कहाँ आना चाहिए, 55 हमेशा आएगा जहां पर हम लोग का ये ऑब्जर्वेशन जो है, ये देखो ये है लोअर क्लास इंटरवल। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट, सॉरी लोअर क्लास लिमिट, और यहाँ पर होने से अपर क्लास लिमिट, जहां पर अपर क्लास लिमिट पे बिलोंग करेगा वहीं पर आना चाहिए। ठीक है, तो सही बोला है, ये देखो यहाँ पर आएगा 55। अच्छा, 55 के बाद 60 कहाँ पर आना चाहिए, 60 यहाँ पर आ जाएगा इसमें, है ना, क्योंकि इन दोनों में क्लैश है, तो 60 कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। अच्छा, 60 के बाद है 58, 58 कहाँ पर आएगा, 58 हम लोग का यहाँ पर आएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, 55 से 60 के बीच ही 50। एक्चुअली ये जो क्लास है ना, ये कहाँ तक बिलोंग करता है, 50 से लेके 54.99999 तक ये बिलोंग होता है। इसके बाद ये 55 से स्टार्ट हो जाता है और ये 59.999 इस तरीके से ही मैंने बताया था। ठीक है, ऐसे ही होता है, ये क्लास इंटरवल इस तरीके से चलता है। इस वजह से देख लो कि 60 कहाँ आ रहा है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, नहीं तो टैली मार्क गलत होने पे क्वेश्चन का आंसर भी गलत आ सकता है। तो 55 कहाँ तक लिखा मैंने, 1 2 3 और ये 4, 4 ऑब्जर्वेशन को प्लॉट कर दिया, 1 2 3 4। अच्छा, इसके बाद 59 कहाँ पर आएगा, 59 यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी नीचे वाले में 59 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 59 यहाँ पर आ गया। उसके बाद 72 कहाँ पर आएगा, 72 हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा। 72 65 कहाँ पर आएगा, 65 हम लोग का यहाँ आ जाएगा इसमें। ठीक है, नीचे वाले में ये 65, 68 और 53। अच्छा, 68 देखते हैं कहाँ पर आएगा, 68 हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 65 से 70 के बीच में, ये मैंने 68 का कर दिया। अच्छा, 53 कहाँ पर आएगा, 53 हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तुम लोग देखते जाओ, कभी कभी क्या होता है लिखते लिखते मेरे से भी गलत हो जाता है, तो तुम लोग अपने कॉपी में करो ताकि मेरे साथ मैच कर लो। 50 से लेके 55 में 53 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद 50 कहाँ पर आएगा, 50 हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 50 हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा।
67 कहाँ आना चाहिए? 67 ये यहाँ पर आ जाएगा, ये तो क्लियरली पता चल रहा है 65 से 70 के बीच में आ जाएगा 67। 58 कहाँ पर आएगा? ये यहाँ आना चाहिए 58, ठीक है। अच्छा 58 के बाद 63 कहाँ पर आएगा? 63 हम लोग का यहाँ आ जाएगा, 63 हो गया। अच्छा इसके बाद 69 हम लोग का यहाँ आ जाएगा। अच्छा 69 के बाद है 74, 74 कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा, 74 कर लिया मैंने। 63 अगेन है, 63 यहाँ पर आ जाएगा, 63 हो गया। 61 भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 61 भी कर लिया हम लोगों ने। 57 कहाँ पर आएगा? 57 यहाँ आना चाहिए, 55 से 60 के बीच में। और 1 2 3 4 होने के बाद टैली मार्क में फिफ्थ नंबर ऐसे लगता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर ऐसे करके क्रॉस किया जाता है, फिफ्थ नंबर इसके पास नहीं किया जाता है। उसका रीजन यही है कि जस्ट जो है कैलकुलेट करने में आसानी होता है, तो ये रूल्स लाया गया। क्योंकि अगर हम लोग लगातार ऐसे ऐसे करते जाएंगे ना, तो फिर वो काउंट करने में जो है दिक्कत होता है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसे किया जाता है। तो ये हम लोगों ने 57 कर लिया। 62 64, अच्छा 62 कहां पर आ जाएगा? यहाँ। और 64 हो गया। और लास्ट 64 मतलब यहाँ आना चाहिए 64 यहाँ, ठीक है। तो टैली मार्क तो लगभग हो गया, ठीक है। अब गलत नहीं होने से लिखते वक्त, ठीक है। अब हम लोग टोटल करते हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। यहाँ 3 टैली मार्क है, तो फ्रीक्वेंसी 3, यहाँ 5, ये देखने से ही पता चलता है 5 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गया। यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब टोटल करेंगे कि कितना हो रहा है, तो 6 + 4 10, 10 + 5 15 और ये 3 + 2 5 मतलब 20, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी टोटल में देखो आ जाएगा, टोटल में 20 आएगा। अगर हम लोग जो है डबल काउंट नहीं कर लेते हैं तो 20 आएगा। बाई चांस यहाँ 20 से कम या ज्यादा आया फॉर एग्जाम्पल, तो गलत है। क्यों? क्योंकि 20 वर्कर का ही तो हम लोगों ने डेटा को अरेंज किया है, तो फिर कम या ज्यादा तो होना नहीं चाहिए। हाँ, अब लिखते हुए अगर तुम लोग वो चीज भूल जाते हो कि 55 मुझे कहाँ लेना है, तो मान लो यहाँ देने की जगह यहाँ दे दिया, तो फिर गलत दिखेगा। ये 3 की जगह कुछ और दिखेगा, इससे हम लोग का आंसर गलत आ सकता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करके देना है? एवरेज बोनस कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। तो हम लोग ये बोनस का एवरेज कैलकुलेट करके देना है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? बोनस को x लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी को f लिख देते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, 100 बोनस मिलता है 3 लोगों को, इसका कंसेप्ट ये हो गया। 200 मिलता है 5 लोगों को, 300 करके मिलेगा 6 पर्सन्स को, वेजेस को मतलब लेबर को। 400 मिलेगा 4 पर्सन्स को, 500 मिलेगा 2। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही हो गया। अभी अभी मैंने सिखाया, देखो ये लास्ट दिन भी सीखा हुआ ही है। जब हम लोग फ्रीक्वेंसी के साथ हमें डेटा दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एफएक्स निकालेंगे। उसका रीजन क्या है? क्या हम लोग ऐसा लिखें 100 + 100 + 100 एवरेज निकालेंगे, फिर लिखेंगे 200 5 बार, ठीक है, ऐसे करके। फिर क्या हम लोग इतना बार करके लिखे? नहीं, इसके जगह क्या करेंगे? 100 × 3 करेंगे, तो हो गया f × x। एक ही बात है, 100 × 3 करेंगे, 200 × 5 करेंगे। इसी रीजन से fx होता है। देखो हम एक बार करके फिर से लास्ट क्लास पूरा रिकॉल ही हो जा रहा है अलग अलग क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हो गया 300, यहाँ 1000 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 1800, और ये 1600, और ये हो गया 1000। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एफएक्स का टोटल, क्योंकि वो तो टोटल ही करना होता है हमें। तो कितना हो जाएगा? 1000 2000 3000 4000, 4000 और यहाँ पर 4000 प्लस 600 और 800, 600 प्लस 800 प्लस 300, ठीक है, 5700 आ रहा है। तो एक्स बार निकाल लेंगे, तो 5700 डिवाइडेड बाई 20। एवरेज निकालना है ना, कि टोटल इतना दे रहा है 20 पर्सन को, तो एवरेज में देखे तो 285 करके दे रहे हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं 285 का कोई ऑप्शन है भी कि नहीं। ₹285 होगा, ठीक है। एवरेज में यूनिट, ऐसा नहीं कि यूनिट नहीं लिखना है, यूनिट ऑब्वियसली लिखना है, मतलब वहां तो लिखना नहीं है, आंसर देना पड़ेगा। 285 ऑप्शन सी, फिफ्थ नंबर का ऑप्शन सी आ गया। चेक करते हैं फिफ्थ नंबर का हम लोग का ऑप्शन सी है कि नहीं। ये तो बोल रहा है 270 है,
एक मिनट, ये सेट सी है ना? हाँ सेट सी है। ऑप्शन डी बोल रहा है, गलत क्या हो गया? ऑप्शन डी यानी 270 गलत हो गया है। फिर 270 इंटू 20 करने से यहाँ पर होना चाहिए 5400। टोटल गलत हुआ है क्या? 300, या फिर मेरा कुछ गलत हुआ है, क्योंकि वैसा भी तो एक ऑप्शन दिख रहा है। कुछ तो कैलकुलेशन में गलत हुआ होगा। 5700 आ रहा है डिवाइडेड बाई 20। अच्छा बोनस का डेटा देख लेते कितना कितना है। 100, 200, 300, 400, 500, 100, 200, 300, 400, 500। और हम लोग को बोला है वेजेस ग्रुप 50 एंड नॉट मोर देन 55। नॉट मोर देन 55, 50 से लेके 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। ठीक ही तो है। अच्छा ये हो सकता है कि टैली मार्क लिखते हुए कहीं इधर उधर हुआ हो। ठीक है, तो वो तो एक बार देखना पड़ेगा। टैली मार्क लिखते हुए कहीं इधर उधर हो गया है तो शायद गलत हो सकता है। चेक करना पड़ेगा फिर। 50, 50, 55, 60। फिर से एक बार देखना पड़ेगा। 50 हम लोग का हो गया, 50, 55, 60, 50, 55, 60, मतलब यहाँ पर आएगा। शायद ऐसे ही तो किया था। एक काम करो, ठीक है, इसको फिर से देखना तो थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब यहाँ पर फिर से टैली मार्क फिर करना पड़ेगा। एक काम कर सकते हो तुम लोग, इसको एक बार घर पे देखना कि कहीं गलत हुआ है या फिर कुछ और पॉइंट है। ठीक है, तो ये एक बार हम लोग उसके बाद ठीक कर लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको फिर से चेक करने का मतलब काफी टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि कुछ टैली मार्क लिखते हुए गलत हुआ हो, तो तुम लोग इसको एक बार रीचेक कर लेना। ठीक है, अगर फिर भी नहीं होता है तो हम देखेंगे कि क्या गलती हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर तो बोल रहा है यहाँ पर 270 होना चाहिए, बट मेरा तो 285 आ गया है। देखना पड़ेगा क्या गलत हुआ है। ठीक है, टैली मार्क वगैरह एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा। बाकी तो हम लोगों ने जैसे बोला है वैसे ही बनाया है। 50 एंड नॉट मोर देन 55। अच्छा अगर नॉट मोर देन 55 बोलेगा तो ये तो हम लोग का नॉट मोर देन 55 ही हो रहा है। अच्छा मुझे लगता है यहाँ पर ये देखो नॉट मोर देन 55 बोला है ना, मतलब 50 से लेके कहाँ तक होना चाहिए? नॉट मोर देन 55, यानी ये मुझे लगता है ये 54 होगा। लगता नहीं, ये 54 होना चाहिए। यही थोड़ा सा गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बोला है देखो 50 एंड नॉट मोर देन 55। अगर हम यहाँ 55 लिखते हैं, देखो गलत क्या हो जाता है, अगर हम लोग 55 लिखते हैं तो ये वाला कहाँ तक जा रहा है? ये वैसे भी तो 54.999 तक ही जा रहा है। तो नॉट मोर देन 55 तो हो ही रहा है, 55 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है लिखा, मुझे लगता है टैली मार्क का ही कोई इश्यूज होगा। ठीक है, एक बार इसको हम होमवर्क देते हैं, मतलब इसको तुम लोग एक बार चेक करना। ठीक है, हम भी चेक करेंगे कि कहाँ पर गलत हुआ है। ठीक है, इसको और आगे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। तो देखो हम लोग का जितना भी सेट एबीसी से एरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने जो है सारा ही कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अच्छा और एक क्वेश्चन भी है, और एक क्वेश्चन भी है। फॉर द फॉलोइंग इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 100 पीपल, मीडियन मार्क इज नोट। अच्छा ये मीडियन के साथ रिलेटेड है, ये नहीं कर सकते। ठीक है चलो, अभी हम लोग डायरेक्ट जो है मीडियन, आज हम लोग मीडियन जो है फ्रेशली फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग एरिथमेटिक मीन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने लास्ट दिन जो कंप्लीट किया था वो एरिथमेटिक मीन फुल्ली कंप्लीट किया था। ठीक है, एरिथमेटिक मीन का हम लोग का कंप्लीशन हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला पॉइंट, मीडियन। ठीक है, मीडियन यहाँ पर लिखते हैं मीडियन। तो मीडियन का मतलब क्या है? मीडियन का मतलब होता है मिडिल। ठीक है,
स्टैटिस्टिक्स में अगर हम लोग किसी चीज का मीडियन बोल रहे हैं, इसका मतलब हम लोग उसका मिडिल बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मिडिल वैल्यू, मीडियन वैल्यू निकालेंगे यानी मिडिल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब मीडियन एक्चुअली क्या है? मीडियन जो है वो हम लोग का एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने लास्ट दिन ही बोला था कि यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे, वेरियस टाइप ऑफ एवरेज सीखेंगे, ठीक है। ये देखो, वेरियस टाइप ऑफ एवरेज सीखने वाले हैं, जिसमें से अरिथमेटिक मीन हम लोगों ने सीख लिया है। अब मीडियन कैसा एवरेज है? मीडियन हम लोग का जो है बोल सकते हो कि पोजिशनल एवरेज है, ठीक है। मतलब जैसे देखो, अगर मैंने एक डेटा दिया, लाइक ऐसा कुछ मैंने डेटा दिया है 2 4 9 2 4 9 15 और 36, तो इस ये जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या है? ये एक ऑब्जर्वेशन है, किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वेशन मैंने दिया है। अब बताना ये है कि इस ऑब्जर्वेशन का मिडिल वैल्यू कौन सा है। बोलो, मिडिल वैल्यू कौन सा है? इस ऑब्जर्वेशन का मिडिल वैल्यू कौन सा है, ये मेरा क्वेश्चन है। 9। 9 करेक्ट। इस ऑब्जर्वेशन का मिडिल वैल्यू हम लोग का क्या हो गया? 9 हो गया। तो ये हम लोगों ने कैसे करके देखा, कैसे करके समझ में आया? ऑब्जर्व करके, ठीक है। मतलब जस्ट हम लोगों ने इसको देखा और बता दिया, ठीक है। तो ये मिडिल में था, इसीलिए ये हम लोग का मिडिल वैल्यू हो गया। तो इसीलिए ये जो हम लोग का मीडियन है, इसका नाम क्या है? मीडियन को बोला जाता है पोजिशनल एवरेज, ठीक है। ये जो मीडियन है इसका दो नाम होता है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज, क्योंकि ये भी हमें एवरेज बताता है। ये कैसा एवरेज बताता है? ये पोजीशन के अकॉर्डिंग एवरेज बताता है, ठीक है। इसीलिए मीडियन को हम लोग बोलते हैं पोजिशनल एवरेज, या फिर और एक नाम भी इसका यूज होता है लोकेशन एवरेज, ठीक है, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से हम लोग इसको बताते हैं, ठीक है, लोकेशन एवरेज। और ये कैसा एवरेज है? सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू है, ठीक है। लोकेशन एवरेज ये क्या है? सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू है, ठीक है। तो ये देखो, ये इसका नाम से ही पता चल रहा है कि कैलकुलेट क्या करना होता है। तो देखो, तीन फीचर्स मैंने बता दी, मतलब तीन अलग अलग नाम, जिससे इस पूरे चीज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मीडियन का मतलब है कि एवरेज कैलकुलेट करने का एक तरीका, जिससे कैसे तरीका है, जहां जो पोजीशन के हिसाब से निकलता है, ठीक है। तो कौन सा पोजीशन निकालना है? ऑब्जर्वेशन का मिडिल, यानी मीडियन बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स में, वो निकालना है। अब देखो, लोकेशन के हिसाब से होता है, इसीलिए इसे हम लोग लोकेशन एवरेज भी बोलते हैं। और साथ ही साथ इस ये कैसा लोकेशन में डिफाइन कर रहा है? सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू हो रहा है, ठीक है। इसका जो वैल्यू है वो सेंट्रली लोकेटेड होगा। अच्छा, अब मीडियन जो है ये मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है बेसिकली, ठीक है। मीडियन मिडिल मोस्ट वैल्यू हो गया, लेकिन इसको कैलकुलेट करने का जो सिस्टम है वो कैसा है? स्टेप 1, ये देखो, तुम लोग तो बोल दिए होगे कि ये वाला 9 है, ये सही बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान देने वाला है कि डेटा हम लोग का देखो असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब शॉर्टर टू ग्रेटर, ठीक है। शॉर्टर टू ग्रेटर में अरेंज किया हुआ है। जब भी हम लोग ऑब्जर्वेशंस का मिडिल वैल्यू निकालेंगे तो हमें डेटा को आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें उसे अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जैसे देखो, हम यहाँ पर पहले और एक चीज बताते हैं, जैसे मान लो मैंने ऑब्जर्वेशंस ऐसा दे दिया, ऑब्जर्वेशन दे दिया ऐसा, लाइक 2, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 15 36 9 और यहाँ पर दे दिया 4। अब अगर हम लोग इससे मिडिल वैल्यू पूछे तो क्या होगा? बोलो, अगर हम ये बात नहीं बताते कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो जस्ट इसको देख के तो लग रहा है मिडिल में क्या है? 36 है, हम लोग बोल देते 36, बट ये आंसर हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे करके, ये आंसर हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ताकि तुम लोग को याद रहे। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि मीडियन निकालने का जो तरीका है स्टैटिस्टिक्स में, वो क्या बोल रहा है? सिर्फ मिडिल वैल्यू को पोजीशन के हिसाब से फाइंड आउट करना इनफ नहीं है, हम लोग को ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 हम लिख देते हैं, मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका, अरेंज्ड ऑब्जर्वेशंस आइदर इन एन असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है शॉर्टर टू ग्रेटर, ठीक है, शॉर्टर टू ग्रेटर, अगर भूल जाते हो तो वैसे तुम लोग को याद रहेगा, ठीक है। शॉर्टर टू ग्रेटर और डिसेंडिंग भी चलेगा, ठीक है।
डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसे, ये जो ऑब्जर्वेशन है इसे हम लोग मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। मतलब जो प्लस माइनस के साइन के हिसाब से भी हमें देख के चलना पड़ेगा। शॉर्टर टू ग्रेटर और डिसेंडिंग का मतलब होता है ग्रेटर टू शॉर्टर। ठीक है, मैंने G to S कर दिया, ग्रेटर टू शॉर्टर। लेकिन फॉलो क्या करना है, क्या कभी भी कोई सा भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन किसी एक चीज पे टिके रहना चाहिए। हम लोग नॉर्मली फॉलो करेंगे असेंडिंग। ठीक है, हम लोग असेंडिंग ही फॉलो करेंगे। दोनों में आंसर सेम आएगा, लेकिन हम लोग असेंडिंग फॉलो करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर स्टेप 2 में कैसे करके हम लोग को जो है मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो तुम लोगों ने क्या किया, जस्ट ऑब्जर्व करके ही आंसर बता दिया। लेकिन यहाँ पर हम लोग को जो है एक फॉर्मूला दिया गया है। देखो कैसे, अगर हम लोग का डिस्क्रीट वेरिएबल है, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस है, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस का मतलब जहां पर कोई एफ नहीं है, जैसे ये क्या है, ये एक डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन है, ये भी एक डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन है। ये देखो लास्ट दिन मैंने ऑब्जर्वेशंस पे भी तुम लोग को अलग से बताया था। ये देखो जिसे अनक्लासिफाइड डेटा बोलते हैं, जैसे ऐसे दिया हुआ है, एफ के साथ दिया हुआ है, और अगर कोई क्लास नहीं है, मतलब 10 to 20, 20 to 30, तो वो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और अगर क्लास है तो वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, और जब डेटा में कोई एफ का मतलब एफ रिलेटेड कुछ दिया हुआ नहीं है, फ्रीक्वेंसीज का कोई बात नहीं है, इंडिविजुअली है हर एक डेटा, नो रिपीटेशन, मतलब रिपीटेशन होता है तभी तो फ्रीक्वेंसी का बात आता है, तो उसे डिस्क्रीट या फिर अनक्लासिफाइड डेटा बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग का डिस्क्रीट वेरिएबल्स है, तो यहाँ पर आ जाते हैं फिर से, डिस्क्रीट वेरिएबल्स या ऑब्जर्वेशंस है, तो उस केस में हम लोग का कैसे करके मीडियन निकलेगा। अगर n, अभी लिखो हम समझा देते हैं, n अगर ऑड है देन मिडिल टर्म, और अगर n इवन है तो क्या होगा, एवरेज ऑफ टू मिडिल टर्म। ये सब फॉर्मूला याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, जस्ट लिखवा रहे हैं। देखो ये ऐसे याद, मतलब याद हो जाएगा, मतलब इसको याद करने का जरूरत नहीं, तुम लोग यहाँ देखोगे तो याद हो जाएगा। जैसे देखो ये वाला जो है, यहाँ पर ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन तुम लोग को कैलकुलेट करवाया, चलो छोड़ो, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे करते हैं। ठीक है, वहां जगह भी नहीं होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 15, 13, 2, 10, और यहाँ पर ले लिया मैंने 40। ठीक है, अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड मीडियन। ठीक है, ये सबसे पहला बात है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, इसका मीडियन निकालना है। तो तुम लोग बोलो कैसे निकालोगे, मीडियन वैल्यू कौन सा होगा, बताओ मीडियन वैल्यू कितना निकालोगे। कैलकुलेट कर रहे हो, पहले अरेंज करो डेटा को शॉर्टर टू ग्रेटर, फिर बताओ कि मिडिल वैल्यू कौन सा है। अरेंज 13 करना, हाँ बोलो। 13 होगा। 13, अच्छा, अरेंज शॉर्टर टू ग्रेटर, शॉर्टर टू ग्रेटर, अच्छा, आंसर मुझे मिला है 13। देखो शॉर्टर टू ग्रेटर पहले अरेंज कर लेते, सबसे पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद 2 के बाद आएगा 10, 10 के बाद आ जाएगा 13, 13 के बाद आ जाएगा 15, 15 के बाद आ गया 40। अच्छा, अब ये तो देख के ही बता सकते हैं हम लोग इस तरीके से कि ये हम लोग का 13 हो गया। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा फॉर्मूला हमें समझना है तो कैसे समझेंगे, फॉर्मूला हमें क्या बोल रहे हैं, एन के ऊपर कुछ बता रहा है। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मुझे यहाँ पर एक चीज बताओ कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने सारे हैं। आंसर सही हुआ है, आंसर 13 सही हुआ है। मुझे जस्ट इतना बताओ कि कितने सारे ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब, हाँ बोलो, अरे बोलो। 5, 5 ऑब्जर्वेशन है। अब बोलो कि 5 ऑड है कि इवन है, मतलब 5 जो डेटा है ये ऑड है। ठीक है, ये ऑड है। अगर ऑड होगा तो मिडिल टर्म ही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑड हुआ तो मिडिल टर्म मेरा आंसर हो जाएगा, मिडिल
टर्म, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो मिडिल टर्म जो है वही मेरा आंसर होगा, मतलब इधर दो है इधर दो डेटा है तो मिडिल वाला टर्म, मिडिल टर्म मेरा आंसर होगा, दैट इज थर्ड टर्म, ठीक है। यहाँ पर देखो थर्ड टर्म वैल्यू 13, ठीक है, थर्ड टर्म वैल्यू 13। ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि टर्म और वैल्यू में फर्क होता है, टर्म ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, वैल्यू 13 है, ठीक है। ये दोनों बात अलग अलग होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि 13 जो है 13th टर्म हो जाएगा, कभी कभी ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसीलिए टर्म जो है वो थर्ड है और वैल्यू जो है वो 13 है, यानी मीडियन का आंसर 3 नहीं 13 होगा, ठीक है। अभी तो तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, फिर अगर हम थर्ड टर्म बोलेंगे तो फिर तुम लोग को कंफ्यूजन होगा, इसीलिए बोल रहे हैं मीडियन का आंसर क्या होगा, मीडियन का आंसर हम लोग का हो जाएगा 13, आंसर 13। आंसर किस में देना है, वैल्यू में देना है। टर्म अगर पूछे कौन सा टर्म मिडिल टर्म है तो बताना है थर्ड टर्म मिडिल टर्म है, ठीक है। ये दोनों बात को अच्छे से समझो। अच्छा, अब अगर हम ऐसा कोई ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं, सेकंड एक क्वेश्चंस दे रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पर 5, 3, 15 और यहाँ पर दे दिया मैंने 6, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन सेम वही है कि मीडियन बता दो, मीडियन बताओ। बोलो। सेम प्रोसेस ही फॉलो करना है, सबसे पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में तुम लोग को प्रेजेंट करना पड़ेगा, बोलो इतना। 3, 5, 6 और 15, ठीक है। अब जो मैंने लिखवाया वो पढ़ो कि एवरेज ऑफ टू मिडिल टर्म। अब देखो यहाँ पर मिडिल में क्या है, मिडिल कैसे फाइंड आउट करोगे, तो 3, 5, 6 और 15 मिडिल तो यहाँ पर है, 5 और 6 के बीच में अगर कोई डेटा होगा वो हम लोग का मिडिल टर्म है। तो यहाँ पर क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि एन हम लोग का इवन है। अब मुझे बोलो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, बोलो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है। 4 4, और 4 क्या है, इवन की ऑड, बताओ। इवन इवन, ठीक है। अब जब इवन होगा ना तो मिडिल टर्म निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि कैसे पता चलेगा, ये मिडिल ढूंढना है ना, तो फिर इधर दो डेटा इधर दो डेटा, मिडिल में क्या होगा, तो क्या लिखवा है देखो, एवरेज ऑफ टू मिडिल टर्म। तो बोलो क्या करना पड़ेगा, दो मिडिल टर्म जो क्लैश हो रहा है दोनों में उसका एवरेज ले लो, तो क्या हो जाएगा आंसर। बोलो कैसे, एवरेज ऑफ टू मिडिल टर्म, दो मिडिल टर्म का एवरेज करो ना, तो क्या है 5 + 6 मिडिल टर्म के वैल्यू का, ठीक है, मिडिल टर्म के वैल्यू का एवरेज 5 + 6 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, अगर दो डेटा है तो डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 2। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 11/2, 11/2 करने से कितना आएगा, डिवाइड करके देखो पॉइंट में आएगा 5.5, ठीक है। तो 5.5, 5.5 हम लोग का वैल्यू होगा, क्या 5 और 6 के मिडिल में 5.5 आता है कि नहीं आता है, ये बताओ। आता है ना, तो ये देखो यहाँ पर हम लोग का आंसर इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, जब हमारा क्लैश हो जाएगा, क्लैश तो होगा ही क्योंकि इवन डेटा है, तो फिर मिडिल कैसे निकालेंगे, क्लैश तो हो ही जाएगा। तो जब प्रॉब्लम होता है हम लोग क्या कर देते हैं, एवरेज करते हैं, तो एवरेज कर देंगे, किस में एवरेज करेंगे, जिन दो डेटा में क्लैश हो रहा है, देखो मिडिल में 3 और 15 तो है नहीं, मिडिल में 2 है, 5 है 6 है। अब हम लोग 5 भी नहीं बोल सकते क्योंकि 5 बोलेंगे तो वो मिडिल नहीं होता है, 6 बोलेंगे तो भी वो मिडिल नहीं होता है, तो इन दोनों के बीच का कोई हमें ढूंढना है। तो 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या करेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे, एवरेज ऑफ टू मिडिल टर्म, ठीक है, दो मिडिल टर्म का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो दो मिडिल टर्म का एवरेज हो गया, मतलब मिडिल टर्म के वैल्यू का, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ये टर्म का नहीं है, एवरेज ऑफ टू मिडिल टर्म वैल्यूज, ऐसे लिखो टू मिडिल टर्म वैल्यूज। तो मिडिल टर्म तो है
सेकेंड और थर्ड, लेकिन हम लोग एवरेज किसका कर रहे हैं, सेकेंड और थर्ड में जो वैल्यूज है 5 + 6 उसका एवरेज कर रहे हैं, तो ये हो गया 5.5। और अगर नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से भी देखोगे तो यही लगेगा ना कि यहाँ पर अगर कोई डेटा मिल जाता तो कितना अच्छा होता, हम लोग मिडिल बता देते, जैसे यहाँ बता पा रहे थे, इक्वली इधर इक्वली इधर। तो इसीलिए क्या करना है, हमें एवरेज कर देना है, जिन दोनों में क्लैश होगा। ठीक है, अब ये देखो फॉर्मूला अब याद करना कितना आसान हो जाएगा। क्या करना है, अरेंज करना है ऑब्जर्वेशन को या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में। ठीक है, ये तो उतना कुछ मुश्किल नहीं है याद रखना, यहाँ मैंने लिख भी दिया, अगर ऐसे बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। फिर क्या करना है, जब डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन होगा, अभी तक मैंने सारे एग्जाम्पल डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन के लिए हुए हैं, एक भी मैंने एफ रिलेटेड जो है एग्जाम्पल नहीं लिया, अभी आगे लेंगे। यहाँ पर बोल रहा है डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन में एन का मतलब हमेशा स्टैटिस्टिक्स में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर एन मेरा ऑड है तो मिडिल टर्म मेरा आंसर होगा, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इवन है तो जो दो डेटा में क्लैश हो जा रहा है उन दोनों डेटा का एवरेज निकाल लो, हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग फ्रीक्वेंसी, यानी हम लोग फ्रीक्वेंसी जो होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी, उसमें सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे कि एवरेज कैसे होगा। तो स्टार्ट कर सकते हैं फिर से। हाँ मैम, हो गया। अच्छा, ठीक है, देखो जो हम बोल रहे थे कि अभी तो हम लोगों ने जो है डिस्क्रीट वाला सीखा, अब देखो अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड सीखते हैं तो वो कैसे होगा। देखो जैसे मैंने लिखा 4, 7, 8, 10 और यहाँ पर 15। ठीक है, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ही लिख लिया है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सपोज 2, ये 3 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया। अब इसमें हमें फाइंड आउट करने के लिए अगर बोला जाए कि मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अच्छा मिडिल वैल्यू अगर नॉर्मली देखो तो कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर ये एफ को, ये जो फ्रीक्वेंसी, इस बात को एक बार इग्नोर करो तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 4 2 टाइम्स है, मतलब 4 4, उसके बाद 7 7 7। ठीक है, उसके बाद 8 आ जाएगा, फिर 10 3 टाइम्स है। ठीक है, और 15 2 टाइम्स है। मुझे बताओ कि मिडिल वैल्यू कौन सा होगा, मतलब मीडियन क्या होगा। क्या मीडियन हम लोग बता सकते हैं कितना होगा, कौन सा होगा मिडिल वैल्यू। इसको तो हम लोग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ऐसे अरेंज कर सकते हैं ना, तो मुझे बोलो कि मिडिल वैल्यू कौन सा होगा, देखो ना कौन सा होगा। 1 2 3 4। मीडियन भी तो 8 ही होगा ना। हाँ बोलो। इसका भी तो मीडियन 8 ही होगा ना। हाँ, इसका मीडियन 8 आ रहा है क्योंकि इधर 1 2 3 4 5 और इधर भी 3 और 2 5। ठीक है, तो मीडियन कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, 8 यानी टर्म के हिसाब से 1 2 3 4 5 6th टर्म। ठीक है, 6th टर्म जो है जिसका वैल्यू हम लोग का 8 है, वो हम लोग का मीडियन आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया। यहाँ पर एन हम लोग का क्या था, एन हम लोग का ऑड था। ठीक है, कितने सारे एन है, 1 2, देखो कितने सारे एन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ऑड हो गया। ठीक है, 6 टर्म हम लोग का निकल के आ गया मीडियन। अब ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस, हम लोगों ने इसको क्या किया, डिस्क्रीट वेरिएबल में ट्रांसफर करके लिख लिया। अब जस्ट 11 नंबर्स ही थे, मतलब अगर एफ का एक बार टोटल करेंगे तो ये 11 आया। ठीक है, 11 हो गया तो ये हो जाएगा। लेकिन मान लो ये अगर 100 होता है तो क्या लिखना पॉसिबल है, नहीं, तो फिर कुछ ऑल्टरनेट तो सोचना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ऐसे कैलकुलेट तो हम लोगों ने कर लिया। अब अगर हमें ये नहीं लिख के करना है, मतलब डिस्क्रीट वेरिएबल में ट्रांसफर किया, ये कैसा वेरिएबल है, ये है हम लोग का सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये इस तरीके का वेरिएबल। अगर इसको हम लोगों ने क्या किया, डिस्क्रीट में कन्वर्ट करके आंसर लिखा। अगर ये नहीं करना चाहते हैं, क्यों नहीं करना चाहते, बिकॉज यहाँ 11 नंबर था, पॉसिबल है। अगर 11 की जगह 110 होता, क्या अब 110 लिखने बैठे नहीं, तो ऑल्टरनेट क्या होगा, हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज को एक्यूमुलेट करते जाना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को एक्यूमुलेट करते जाना, जो हम लोग बेसिक में
इसके बारे में थोड़ा सा देखा था, अभी फिर से बता देते हैं। देखो हम लोगों ने दो तरीके का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखा था, लेस देन टाइप और ग्रेटर देन टाइप, और मैंने ये भी बोला था तब हम लोग क्वेश्चन में हमेशा कैसा यूज करेंगे, लेस देन टाइप, मतलब शॉर्टर टू ग्रेटर में जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसीज का टोटल 11, इसको अलग तरीके से लिखो। कैसे लिखना है, पहला 2 है, 2 लिखो, फिर 2 में 3 ऐड कर लो, 2 में 3 ऐड करने से कितना आया, 5 आ गया, ठीक है। ऐसे फिर क्या करना है, 2 + 3 + 1, ये कितना आ जाएगा, 6। इस तरीके से लिखो, 2 5 6, ये होता है क्यूमुलेट करना, एक्यूमुलेट, ठीक है। 2 में 3 ऐड, फिर 2 3 1, ठीक है, फिर 2 3 1 3, इस तरीके से। तो ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ पर फिर से लिख रहे हैं 2 + 3 + 1 + 3, तो ये हो जाएगा 9, 6 में 3 ऐड हो गया 9, और 2 + 3 + 1 + 3 + 2 यानी कि 11, ठीक है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। क्या हम लोग को ये वाला लिखना जरूरी है, नहीं नहीं, ये लिखना जरूरी नहीं है। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना लिख सकते हो, मतलब 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ इतना लिख सकते हो। वो मैंने तुम लोग को एक बार याद दिला दिया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होता है। अच्छा, अब इससे बेनिफिट क्या होगा, क्या इससे हम लोग निकाल लेंगे बिना इस तरीके से लिखे कि मीडियन क्या होगा, हाँ इससे हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 का मतलब ये है कि 4 जो है, 4 हम लोग का जो है 2 है, ठीक है, 4 हम लोग का 2 है, और 7 जो डेटा है वो हम लोग का कितना है, 7 देखो हम लोग का 5th टर्म तक जाएगा, मतलब जहां 7 क्लोज होगा वो हम लोग का 5th टर्म होगा, ठीक है, जहां 7 क्लोज होगा ये हम लोग का 5th टर्म होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये इसका मतलब हम समझा रहे हैं, 8 जो वेरिएबल है वो हम लोग के 6th टर्म तक जा रहा है, मतलब 8 वेरिएबल तक हम लोग का 6th टर्म तक जा रहा है, 10th वेरिएबल तक हम लोग का 9th टर्म तक जा रहा है, 15 वेरिएबल जो है हम लोग का 11th टर्म तक जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग को कैलकुलेट क्या करके देना है, कैलकुलेट करके देना है मीडियन, ठीक है, जिसका आंसर हम लोगों ने देखा है कि 6 आया है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऐसे, मीडियन इक्वल टू, मीडियन इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग का कितना आंसर आना चाहिए, 8 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा, ये हम लोग का 5th टर्म होगा। अच्छा, अब देखो अगर हम लोग निकालते हैं कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मीडियन निकालते हैं तो कैसे होगा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कैलकुलेशन। अब देखो ग्रुप फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे मान लो 10 to 19, ठीक है, उसके बाद 20 to 29, 30 to 39, ठीक है, 40 to 49, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ये क्या है, ये हम लोग का क्लास इंटरवल है, ठीक है। और इसके बेसिस पे मैंने फ्रीक्वेंसी ले लिया, जैसे कि सपोज 8 3 4 और 5, ठीक है। अब कैसे करके हमें कैलकुलेट करना है, तो इसमें देखो हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर हमें पूछा जाएगा मीडियन निकालो, ठीक है, कैलकुलेट मीडियन, ऐसा क्वेश्चन देके बोलेगा कैलकुलेट मीडियन, तो इसमें कुछ स्टेप फॉलो करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब भी हम लोग का फ्रीक्वेंसी रिलेटेड डेटा होगा ना तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, 8 में 3 ऐड हो जाने से 11, 11 में 4 ऐड हो जाने से 15, 15 में 5 ऐड होने से 20, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने ये दिखाया था उसके जगह मैंने इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब इसमें क्या क्या फॉलो करना है, ये जो है टोटल, इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एन बोल सकते हैं या फिर एफ बोल सकते हैं, समेशन ऑफ एफ, क्यों, क्योंकि एफ का टोटल करो तो वही आएगा ना, क्योंकि ये तो लिखने का तरीका है एक्चुअली, 2 3 1 3 और 2 ऐड करने से 11 आता है, यहाँ भी हमें 11 दिख रहा है। वैसे ही यहाँ पर हम लोग का जो टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया उसको हम लोग कैपिटल एन या एफ का टोटल बोल सकते हैं, एफ के टोटल को कैपिटल एन से डिनोट किया जा सकता है। तो यहाँ पर टोटल करके देख लो कितना आएगा, 20 ही आएगा। 4 + 3 7, 7 और 8 हो गया हम लोगों का 15 और 5 20 हो गया, ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है, अब हम लोग को सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में हमें फाइंड आउट करना है मीडियन क्लास। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है मीडियन क्लास, कौन सा क्लास है जहां पर हम लोग का मिडिल वैल्यू रहेगा, ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, n/2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे हम यहाँ पर बता रहे थे ना वैसा ही होगा। तो यहाँ पर n 20 है, डिवाइडेड बाई 2 करने पे यहाँ पर आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। यहाँ पर आंसर कितना हो गया, 10 हो गया, 20/2 यानी कि 10 आ गया। अच्छा,
अब ये 10 जो है ये कहाँ पर बिलोंग करेगा वो हमें ढूंढना है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कहाँ पर मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि ये 10 जो है ये हम लोग का क्या निकल के आया, 10th टर्म हम लोग का मिडिल वैल्यू हो सकता है, 10th टर्म हम लोग का मिडिल वैल्यू हो सकता है। जैसे ये देखो यहाँ पर हम लोग का 8th टर्म तक है, ठीक है, ये 10 से 19 हम लोग का 8th टर्म तक है, मतलब 8 डेटा है। जैसे कि देखो ये 4 का मतलब क्या है, 4 2 टाइम्स है, ठीक है। वैसे ही जब हम लोग इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी देखेंगे तो ये देखो 4 2 टाइम्स है, 7 हम लोग का 5th टर्म तक जाएगा, मतलब 5th टर्म तक 7 जा रहा है, ठीक है। मतलब ये 2 + 3 करके बना, मतलब 2 टर्म 4 है और 7 3 टर्म है, ठीक है। ये तो हमें देख के ही पता चल रहा है, इसको जब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। सिमिलर तरीके से ये हमें 10th टर्म तक जाना है, तो 10th टर्म कहां पर आएगा, यहाँ 8th टर्म तक है, यहाँ 11th टर्म तक है। तो कौन से क्लास इंटरवल में 10th टर्म बिलोंग करेगा, मुझे ये बताओ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन से क्लास इंटरवल में हम लोग का 10th टर्म बिलोंग करेगा, ये बताओ। यहाँ 8th टर्म तक है, यहाँ 11th टर्म तक है। 11th मतलब ये देखो 1 2 3 4, जैसे ये 2th टर्म तक है, 4 जो है ये 2nd टर्म तक है, 7 जो है ये 5th टर्म तक है, मतलब 7 जो कहाँ खत्म हो रहा है, 5th टर्म तक खत्म हो रहा है, ठीक है। वैसे ही ये n/2 अगर 10th टर्म है, मतलब मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 2 पार्ट में डिवाइड करे तो वो हमारा 10th टर्म आ रहा है। तो 10th टर्म कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये देख के बताओ 10th टर्म कहाँ एग्जिस्ट करेगा, 8 में, 11 में, 15 में, 20 में। क्योंकि 10 to 19 जो है 8th टर्म तक बिलोंग कर रहा है, 20 to 29 11th टर्म तक। तो 10th कहाँ बिलोंग करेगा, देखो ये 10 to 19 जो है ये 8 डेटा है। 10 देखो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये तो इसके वैल्यूज है, ठीक है। लेकिन कौन सा डेटा कितने बार ऑकर हुआ है उसके हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ जरूरी नहीं कि सारा डेटा ही है, हम लोग का यहाँ पर 10 से 19 के बीच का जो डेटा है उसका फ्रीक्वेंसी 8 है, ठीक है। जब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो हमें टोटल में पता चल रहा है कि 10 to 19 8th टर्म तक जाएगा, मतलब 10 to 19 वैसे कितने सारे डेटा हुए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, वैसे तो 10 डेटा हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ 8 ही डेटा है, क्योंकि हम लोग का फ्रीक्वेंसी 8 बोल रहा है, 10 से 19 के बीच में सिर्फ 8 डेटा है, ठीक है। उसके बाद 20 से 29 के बीच में 3 डेटा है, ठीक है, तीन डेटा है। तो यहाँ पर टोटल 11 हो गया यहाँ तक, मतलब 10 से लेके 29 तक टोटल 11 डेटा हो गया। अब ये जो है ये 11th टर्म हो गया, ये 11th क्या है, ये 11th टर्म है, ये क्या है 8th टर्म है। क्योंकि जब हम लोग इसको लाइन बाय लाइन लिखेंगे तो वो तो हमें उतने नंबर का डेटा बताएगा ना। तो वैसे ही n/2 अगर मेरा 10 आ रहा है, जो कि मुझे मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए करना पड़ेगा, मुझे पूरे फ्रीक्वेंसी को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा मीडियन क्लास, मतलब जिस क्लास इंटरवल के अंदर मेरा मीट वैल्यू जो है जाएगा। अब वो कैसे पता करेंगे, n/2 करना पड़ेगा, n/2 करने से हो गया 10, मतलब टोटल 20 डेटा है। बात समझो, ये तो टोटल 20 डेटा हो गया ना, 20 का मतलब क्या, टोटल 20 डेटा हो गया। ये देखो यहाँ पर 11 का मतलब क्या, टोटल 11 डेटा है, तो 11 के मिडिल वैल्यू कौन सा आता है, 6 आता है। वैसे ही 20 का मिडिल वैल्यू तो 10 आएगा। 20 डेटा अगर है तो फिर मिडिल में क्या आएगा, 10 आएगा। 20 को अगर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे 10 आएगा, ठीक है। तो अब ये 10th नंबर टर्म कहां पर आएगा, ये तो 8th टर्म है, ये 11th टर्म है। तो मुझे ये बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है कि 10th नंबर टर्म कहां आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, या फिर इसके पीछे चला जाएगा, कहां पर आएगा, हम 8 और यहाँ। 11 के हाँ बोलो। 8 और 11 के बीच में। हाँ 8 और 11 के बीच में, तो कौन सा मुझे लेना चाहिए, 10th मेरा कहां पर आएगा, 8 और 11 के बीच में। तो मुझे ये वाला लेना चाहिए कि ये वाला लेना चाहिए, 11th टर्म ये 8 में ही खत्म हो जा रहा है। उसके बाद 9 10 11, 9 10 11, तो 10 मेरा कहां पर आया, यहाँ आ रहा है कि यहाँ आ रहा है, ये बाकी में तो नहीं आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो ये दोनों में से कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म, यहाँ पर हो गया 9 10 11। तो 10th कहाँ आ रहा है, ये तो मैंने लिख ही दिया, बताओ 10th कहाँ आ रहा है, यहाँ पर कि यहाँ पर, कौन से क्लास में आ रहा है, ये बताओ।
10 to 19 या 20 to 29? 20 to 29. 20 to 29, ठीक है। तो ये जस्ट लॉजिक से हम समझा रहे हैं, तुम लोग को एग्जाम में ये सब नहीं करना पड़ेगा। हम ये बता रहे हैं कि अगर मेरा 10 मिडिल वैल्यू है, जैसे मैंने यहाँ पर 11 आया था, तो उसके हिसाब से ये देखो यहाँ पर हम लोग का 6 आ गया था ना, तो ये क्या है, यहाँ पर 2 ही टर्म है, ये देखो ना यहाँ पर 2 टर्म है, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों 4 है, उसके बाद 7 जो है 3 टर्म्स है, ठीक है। तो 7th हम लोग का यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर 4 4, यहाँ पर 7 7 7, ठीक है। तो 7 हम लोग का 5th टर्म तक गया। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग का जो 10th टर्म है ना, ये हम लोग का कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैसे निकालेंगे, तो ये हम लोग का बिलोंग कर रहा है जिस क्लास में, वही हम लोग का मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास कितना हो गया, 20 to 29, ठीक है। 20 to 29 ये हम लोग का मीडियन क्लास हो गया। ये पहला हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट देखो हम लोग को क्या क्या फाइंड आउट करना है। हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा L1, ठीक है। L1 का मतलब क्या होता है, L1 का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। ये फॉर्मूला हमें बता रहा है, ठीक है। हम फॉर्मूला लिखवा देते फिर समझा भी देंगे। उसके बाद हम लोग को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। हम ये समझा देंगे, पहले फॉर्मूला से समझा रहे क्योंकि फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सी का मतलब होता है क्लास लेंथ ऑफ मीडियन क्लास। तो सबसे पहले देखो मीडियन क्लास फाइंड आउट करना कितना जरूरी है, मीडियन क्लास फाइंड आउट होगा तो ही बाकी फॉर्मूला पुट कर पाएंगे। अच्छा, और नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर CF का मतलब क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। पहले हम तुम लोग को ये सारे वैल्यूज पूछ लेंगे, ठीक है, फिर समझाएंगे कि क्या हो रहा है। अच्छा, मीडियन क्लास हम लोग को पता चल गया, मीडियन क्लास ये वाला है, ठीक है। इसका लोअर क्लास बाउंड्री बताओ कितना है। ये जो मीडियन क्लास निकल के आया, ये हम लोगों ने सिलेक्ट किया सबसे पहले कि कौन सा मेरा मीडियन क्लास है, मतलब मेरा मिडिल वैल्यू कौन से क्लास के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाले क्लास के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ये हम लोगों ने पहले स्टेप से फाइंड आउट किया। अब ये क्लास इंटरवल का लोअर क्लास बाउंड्री बताओ कितना है, बोलो लोअर क्लास बाउंड्री कितना है। देखो तुम लोग क्लास बाउंड्री भी भूल जा रहे हो। लोअर क्लास बाउंड्री कौन सा है, अरे ये होता है लोअर क्लास और ये होता है अपर क्लास, ठीक है। अब एक होता है लोअर क्लास लिमिट, एक होता है लोअर क्लास बाउंड्री, एक होता है अपर क्लास लिमिट, एक होता है अपर क्लास बाउंड्री। अगर हम लोग का ओवरलैपिंग है, ये नॉन ओवरलैपिंग है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ओवरलैपिंग होता है तो वहां पर लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास लिमिट और लोअर क्लास बाउंड्री एक ही होता है। लेकिन अगर हम लोग को ओवरलैपिंग नहीं होता है तो उसे ओवरलैपिंग में ट्रांसफर करना पड़ता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, 0.5 से लोअर क्लास लिमिट में माइनस करते हैं और 0.5 से अपर क्लास लिमिट में ऐड करते हैं, तो हम लोग का क्या बन जाता है, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। इसमें इस तरीके का जो है एक्टिविटी करने पे ये हम लोग का लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री बन जाता है, ठीक है। अब ये मीडियन क्लास निकल गया, मैंने एक बार याद दिला दिया। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि इसका लोअर क्लास बाउंड्री, ये जो क्लास इंटरवल है मीडियन क्लास का लोअर क्लास बाउंड्री कितना होगा, बोलो। इतने सारे चीज मैंने पहले के बता दिए तुम लोग को, फिर से एक बार तो बोलो लोअर क्लास बाउंड्री कितना होगा। पहले बोलो ये दोनों में लोअर क्लास बाउंड्री कौन सा है, 20 या 29, पहले ये बोलो कौन सा लोअर क्लास 20। लिमिट, 20। अब ये क्या ओवरलैपिंग है कि नॉन ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग का मतलब होता है जहां से खत्म वहीं से शुरू, जैसे 19 में खत्म 19 से शुरू, वैसा तो है नहीं। तो ये नॉन ओवरलैपिंग है, नॉन ओवरलैपिंग है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर करने का तरीका 0.5 ऐड और लेस क्यों होता है वो भी मैंने बताया था, ठीक है। जो डिफरेंस होता है डी निकाला जाता है उसके हिसाब से। तो ये दोबारा नहीं बता रहे, तो मुझे एक बार बोलो कि इसमें ये जो अगर 20 है मेरा लोअर क्लास लिमिट, तो इसका लोअर क्लास बाउंड्री कितना होगा, क्योंकि ये क्लास बाउंड्री है नहीं, क्लास बाउंड्री में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 20 लोअर है, इसमें 0.5 लेस कर दो, कितना हो जाएगा, 20 माइनस
हाँ 19.5, ये तो मैंने पहले ही करवाया था ना। देखो ये सब भूल जाओगे तो कैसे होगा। फिर निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास को मैंने यहाँ पर डिनोट कर ही रखा है। इस मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी जस्ट देख के बताना है। बोलो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी बोलो कितना है? मैम 11। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी 3। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3। क्लास लेंथ ऑफ द मीडियन क्लास, क्लास लेंथ मतलब दोनों का डिफरेंसेस, दोनों क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंसेस, इतना याद रखो। क्लास लिमिट नहीं, क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस। तो बोलो कितना होगा? क्लास बाउंड्रीज कितने कितने हो जाएंगे क्लास? हाँ बोलो। मैम 10 होगा। 10। 29.5 माइनस 19.5 क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंसेस 10 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो ये हो गया मीडियन क्लास, इसका प्रीसीडिंग ये हो गया, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलो। ये मीडियन क्लास है, यहाँ पर दिखाते हैं मीडियन क्लास है, इसका जस्ट प्रीसीडिंग क्लास ये है, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है वो लेना है। कितना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? 8। ठीक है, हमें ये देखना है, दोनों सेम ही है लेकिन लेना कौन सा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर लेंगे 8। ठीक है, अब ये डेटा को कैलकुलेट करना मैंने सिखाया कि कैसे करके होगा। अब इसके रिगार्डिंग फॉर्मूला जो है वो कुछ ऐसा है, ये देखो, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू C। ठीक है, C या बहुत से लोग I भी लिखते हैं। तो L1 मतलब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास जो कि है 19.5 प्लस n/2, और यहाँ पर CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास यानी कि 8। F का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास यानी कि 3। क्लास लेंथ जो है वो 10 है, और n/2 हम लोग का कितना निकल के आया है? 20/2। n/2 हम लोग का निकल के आया है 20/2। ठीक है, अब चेक करते हैं कितना आ रहा है। देखो 10/2 20/2 10 हो गया, 10 माइनस 8। ठीक है, 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 19.5, पूरा कैलकुलेटर पे ही कर लो। ठीक है, पूरा कैलकुलेटर पे हो जाएगा 26.166 इतना आ रहा है। ठीक है, 26.166 इस तरीके से कंटिन्यू जा रहा है, तो इसके ऊपर मैंने ये साइन लगा दिया, इससे पता चलता है ये कंटिन्यू ऐसा ही चलता जाएगा। अब ये देखो, ये फॉर्मूला हो गया, हम लोग का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका समझेंगे भी कि कैसे करके यही वाला हो रहा है, क्यों हो रहा है वो बताते हैं। देखो, तो ये एक बार रिकॉल करवाते हैं कैसे करके तुम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले तुम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा मीडियन क्लास। वो कैसे करना है?